स्टूडेंट्स हम डिस्कस करेंगे इम्पोर्टेंट न्यूज के बारे में और उससे रिलेटेड जो इन्फॉर्मेशन है हमारे यूपीएससी के एग्जाम के पर्सपेक्टिव से इम्पोर्टेंट, उसको हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे। फर्स्ट न्यूज इज रिगार्डिंग द महाराष्ट्र के पर्सपेक्टिव से है। स्टूडेंट्स, महाराष्ट्र के अंदर एक पॉलिटिकल पार्टी है शिवसेना। शिवसेना जिसका डोमिनेशन आपको महाराष्ट्र के अंदर देखने के लिए मिलता है। तो आप देखिए कि शिवसेना के अंदर एक स्प्लिट है जिसको ऑब्जर्व किया गया था 2022 के समय, जिसको लीड किया गया था महाराष्ट्र के जो प्रेजेंट समय के चीफ मिनिस्टर हैं एकनाथ शिंदे, उनके द्वारा। तो एकनाथ शिंदे का जो फैक्शन है शिवसेना के अंदर, उससे ही रियल शिवसेना का जो स्टेटस है वो दिया गया है महाराष्ट्र लेजिस्लेटिव असेंबली के जो स्पीकर हैं उनके द्वारा। स्टूडेंट्स, यहाँ पे जो स्पीकर का जो पोस्ट है कंटिन्यूस न्यूज के अंदर में था। एंटी डिफेक्शन लॉ के रिगार्डिंग में जो डिस्क्वालिफिकेशन के जो पेटिशंस हैं उनको टाइम बाउंड मैनर के अंदर इनको डिजोल्व करना चाहिए, ऐसा सुप्रीम कोर्ट के द्वारा समय समय पे जो गाइडलाइंस है उनको इश्यू किया गया था। लास्ट टाइम आप देखिए कि जो 31 दिसंबर का जो दिन है उसको लास्ट डेट है वो बताया गया था सुप्रीम कोर्ट के द्वारा कि वहां पे डिस्क्वालिफिकेशन का जो पेटिशन है उनको इनके द्वारा डिजोल्व करने का कोशिश करना चाहिए, जिसको 10 डेज का एक्सटेंशन दिया गया। वहां पे इस तरीके से स्पीकर के द्वारा डिसीजन दिया गया है, इसके स्पीकर के ही द्वारा जो डिस्क्वालिफिकेशन के जो पेटिशन है उनको यहाँ पे कैंसिल कर दिया गया कि कोई भी यहाँ पे जो डिस्क्वालिफिकेशन का जो पेटिशन है वो वैलिड नहीं है, उसको कैंसिल कर दिया गया स्पीकर के द्वारा। यहाँ पे आपको बेसिक जानकारी होना चाहिए कि स्पीकर के द्वारा कौन से ऐसे 3 पैरामीटर्स हैं जिनको ध्यान में रखते हुए इस तरीके का जो डिसीजन है वो लिया गया कि शिंदे फैक्शन को यहाँ पे रियल शिवसेना का जो स्टेटस है वो दिया गया है। एक तो आप देखिए कि जो पार्टी का जो कॉन्स्टिट्यूशन है उसको यहाँ पे एक मेन पैरामीटर के रूप में रखा गया है स्पीकर के द्वारा कि पार्टी में कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर में क्या चीजें डिफाइन है, कौन पार्टी का हेड है, उसके पास में कितना पावर है, उन सभी को यहाँ पे डिसाइड किया गया है स्पीकर के द्वारा। नेक्स्ट अगर हम बात करें जो पॉलिटिकल पार्टी है शिवसेना, उसका ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर है, उसके बारे में भी यहाँ पे रीड किया गया कि ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर के अंदर में जो पार्टी के जो हेड हैं उनको कितना पावर है, क्या उनके द्वारा अपना जो ऑर्गेनाइजेशन है उसके साथ में कंसल्ट करते हुए जो पावर है उसको इम्प्लीमेंट किया जाएगा। और थर्ड अगर हम बात करें जो लेजिस्लेटिव नंबर्स हैं, जो एमएलएज हैं, मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली, इसके अलावा आप देखिए कि जो मेंबर ऑफ पार्लियामेंट्स हैं उनमें जो नंबर्स हैं वो किसके पास में है, तो लेजिस्लेटिव नंबर्स को भी यहाँ पे एक क्राइटेरिया के रूप में रखते हुए सिंधे फैक्शन को बेसिकली यहाँ पे रियल सेना का जो स्टेटस है वो दिया गया है स्पीकर के द्वारा। स्टूडेंट्स, अगर हम इसके बैकग्राउंड डेवलपमेंट के बारे में रीड करें तो आप देखिए कि 2019 के समय में महाराष्ट्र के अंदर जो लेजिस्लेटिव असेंबली के इलेक्शंस हैं वो कंडक्ट हुए थे। असेंबली इलेक्शंस के बाद में जो पोस्ट पोल एक अलायंस है वो क्रिएट हुआ जिसे कि हम महाविकास अघाड़ी अलायंस के रूप से जानते हैं। तो शिवसेना पार्टी के द्वारा वहां पे जो अपना जो गवर्नमेंट है उसको फॉर्म किया गया था। आप देखिए कि 2022 के समय जो एकनाथ शिंदे प्रेजेंट समय में सीएम है महाराष्ट्र के, उनके द्वारा बेसिकली एक फैक्शन है उसका रिवोल्ट है वो देखने के लिए मिला। और उसी के बाद में इस तरीके से कंटिन्यूस जो डिस्क्वालिफिकेशन की जो पेटिशन है एक दूसरे के खिलाफ फाइल की गई हैं। आप देखिए कि यहाँ पे एक विप का भी रोल है, पार्टी का जो ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर है उसका भी एक इंपॉर्टेंट रोल है वो बताया गया है इस कंप्लीटली न्यूज के अंदर में। स्टूडेंट्स, यहाँ पे जो डिस्क्वालिफिकेशन है उसके रिगार्डिंग में आपको एंटी डिफेक्शन लॉ है उसके बारे में भी पता होना चाहिए। आप देखिए कि 52nd कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट के थ्रू जो एंटी डिफेक्शन लॉ है वो इस्टेब्लिशमेंट में आया था, जहाँ पे 10 शेड्यूल के अंदर उसको ऐड किया गया। उसका मेन मोटिव यही था कि अनएथिकल मैनर में किसी के भी द्वारा जो फ्लोर ऑफ द हाउस है उसको क्रॉस नहीं किया जाए। अब अनएथिकल मैनर क्या है, क्रॉसिंग ऑफ द फ्लोर ऑफ द हाउस, अनएथिकल मैनर ये क्या है। तो आप देखिए अनएथिकल मैनर ये है कि अगर कम लोगों के द्वारा यहाँ पे पार्टी का जो गाइडलाइन है उसके अगेंस्ट में जाके दूसरी पार्टी के साथ में मर्ज किया जाता है तो उसको अनएथिकल मैनर माना गया है। नेक्स्ट अगर हम बात करें, आप देखिए कि यहाँ पे बेसिकली जो पार्टी ने गाइडलाइंस इश्यू किया है, पार्टी के द्वारा कोई विप इश्यू किया गया है तो उसको फॉलो ना करना, उसको भी अनएथिकल मैनर के रूप में माना गया। इसके अलावा यहाँ पे कुछ एक्शन भी है, एक्सेप्शन भी है। 2/3 अगर किसी पॉलिटिकल पार्टी के द्वारा जो मर्जर है वो देखने के लिए मिलेगा तो उसको यहाँ पे बेसिकली वैलिड माना जाता है। क्या स्पीकर के द्वारा जो डिसीजन लिया गया है एंटी डिफेक्शन के रिगार्डिंग में, डिस्क्वालिफिकेशन के रिगार्डिंग में, क्या उसका जुडिशियल रिव्यू है वो किया जा सकता है स्टूडेंट्स? तो आपको यहाँ पे जानकारी होनी चाहिए 1992 के समय एक केस है जो एग्जिस्टेंस के अंदर आया था जिसको हम कियोतो हिलोहन केस के नाम से जानते हैं। उसके अंदर में स्पीकर के द्वारा जो डिसीजन लिया गया उसका जुडिशियल रिव्यू को वैलिड माना गया है कि स्पीकर के द्वारा जब भी यहाँ पे एंटी डिफेक्शन लॉ का पिटीशन है उसको डील किया जाता है तो वो एक जी ट्राइब्यूनल के रूप में वहां पे सिट करते हैं। तो दिस इज ऑल द इंफॉर्मेशन रिलेटेड टू द एंटी डिफेक्शन लॉ के बारे में। आपको इंडिपेंडेंट जो कैंडिडेट है उसके बारे में भी जानकारी होनी चाहिए और जो कैंडिडेट्स को यहाँ पे नॉमिनेट किया जाता है अर्लियर फेज के अंदर में आप देखिए कि जो लेजिस्लेटिव असेंबलीज हैं वहां पे भी आपको एक एंग्लो इंडियन कम्युनिटी के जो पर्सन है उनको नॉमिनेट किया जाता था गवर्नर के द्वारा।
बाद में उस प्रोविजन को एंड कर दिया गया हमारा जो यूनियन गवर्नमेंट है उनके द्वारा एक कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट के थ्रू। और 2 एंग्लो इंडियन कम्युनिटी के जो लोग हैं उनको लोकसभा के अंदर भी अगर प्रॉपर रिप्रेजेंटेशन नहीं है तो नॉमिनेशन का जो प्रोसेस है वो आपको देखने के लिए मिलता था, उसको भी वहाँ पे एंड किया गया था। तो स्टूडेंट्स यहाँ पे बेसिकली आपको नॉमिनेटेड जो मेंबर है और इसके अलावा जो इंडिविजुअल जो मेंबर है जो यहाँ पे इंडिपेंडेंट रूप में इलेक्ट होके आए हैं उनके बारे में भी आपको पता होना चाहिए कि उनके ऊपर डिस्क्वालिफिकेशन का जो ये पेटिशन है वो किस तरीके से वैलिड होता है या नहीं होता है उसके बारे में। नेक्स्ट अगर हम बात करें इंडिया को एज ए पिलर ऑफ स्टेबिलिटी के रूप में पीएम सर के द्वारा मेंशन किया गया कि इंडिया प्रेजेंट समय में जो ग्लोबल साउथ के जो कंट्रीज हैं उनके लीडर के रूप में एक इमर्जिंग लीडर है, उनका एक लीडर है प्रेजेंट समय में। आप देखिए कि जब G20 का मीटिंग इंडिया के अंदर ऑर्गेनाइज हुआ था तो इंडिया के द्वारा एक साउथ साउथ कोऑपरेशन का एक ट्रायोका है उसको भी फॉर्म किया गया था। जैसे कि आप देखिए कि जो अफ्रीकन यूनियन है, अफ्रीकन यूनियन को बेसिकली यहाँ पे ऐड किया गया है इसके अंदर में। G20 के अंदर में इंडिया का ही जो बेसिकली प्रपोजल था। तो साउथ साउथ कोऑपरेशन को प्रमोट किया गया। साउथ के जो कंट्रीज हैं, साउथ के कंट्रीज बेसिकली जो कॉलोनी रहे थे मैक्सिमम टाइम नॉर्दर्न की कंट्रीज या वेस्टर्न पावर्स हैं उनका डोमिनेशन रहा है उनके ऊपर में। और यहाँ पे जो पॉवर्टी आपको अधिक देखने के लिए मिलेगा प्रेजेंटली डेवलपिंग स्टेट के अंदर में है। डिफरेंट डिफरेंट जो क्राइटेरियाज हैं जिसके बेसिस पे साउथ और नॉर्थ के जो कंट्रीज हैं उनको डिफाइन किया गया है। एक आपको लाइन भी देखने के लिए मिलती है ग्लोबल वे में जिसके अंदर में कुछ कंट्रीज को बेसिकली यहाँ पे पुअर्टी या इकोनॉमिक क्राइटेरिया के अंदर में डिवाइड किया गया था नॉर्थ एंड साउथ के परस्पेक्टिव से। नेक्स्ट इज अबाउट द राम टेम्पल के बारे में है। इंडियन नेशनल कांग्रेस के जो लीडर्स हैं उनके द्वारा मना किया गया। एग्जाम के पर्पज से इंपॉर्टेंट नहीं है, अगर आपको समय मिले तो आप अयोध्या का एक लोकेशन है वो देख लेना, काफी बार टॉपिक ये न्यूज के अंदर में है। राम अगर यहाँ पे न्यूज के अंदर है तो आपको रामचरित्र मानस के बारे में भी पता होना चाहिए। आप देखें कि 2023 के समय जनवरी का जो मंथ था उस समय रामचरितमानस के रिगार्डिंग में काफ़ी सारा जो कंट्रोवर्सी है उत्तर प्रदेश का एक पॉलिटिकल पार्टी के एक लीडर के स्टेटमेंट के बाद में क्रिएट हुआ था। तो रामचरितमानस कौन सा लैंग्वेज के अंदर लिखा गया है? गोस्वामी तुलसीदास जी के द्वारा। तो अवधी लैंग्वेज आपको पता होना चाहिए। कहाँ पे उस लैंग्वेज को कहाँ पे लिखा गया है उस रामचरितमानस को? तो बेसिकली उसको आपको बनारस के अंदर आपको देखने के लिए मिलता है, गंगा का जो बैंक है वहाँ पे। और जो अयोध्या है वो गंगा के ऊपर सिचुएटेड नहीं है स्टूडेंट्स, जहाँ पे राम टेम्पल का जो कंस्ट्रक्शन है वो चल रहा है। तो आप देखिए कि वो बेसिकली सरयू नाम का एक रिवर है, सरयू नाम का एक रिवर है उसके ऊपर सिचुएटेड है। उत्तर प्रदेश बिहार इस रीजन के अंदर में आपको काफ़ी सारी जो रिवर्स हैं वो देखने के लिए मिलती हैं। जैसे कि आप देखिए उत्तर प्रदेश के अंदर ही गंगा का है, यमुना है, यमुना के अलावा आप देखिए कि यहाँ पे सरयू नाम का जो रिवर है अयोध्या के वहाँ पे। इसके अलावा अगर हम लखनऊ के बारे में बात करें तो वहाँ पे जो गोमती रिवर है वो आपको देखने के लिए मिलती है। तो दिस इज ऑल द इंफॉर्मेशन रिलेटेड टू द राम टेम्पल। रामचरितमानस के बारे में हमने देखा कि वो जो बेसिकली गोस्वामी तुलसीदास जी के द्वारा लिखा गया है अवधी लैंग्वेज के अंदर, उसको लॉर्ड श्री राम के बारे में जो उनका बचपन में बर्थ से लेकर उनका जो राजा बनने तक का जो टाइम पीरियड है उसके बारे में उन्हें बताया गया है। नेक्स्ट अगर हम बात करें गोस्वामी तुलसीदास जी के बारे में तो बेसिकली वो कंटेम्पररी हैं। अकबर के एक जनरल हुआ करते थे बैरम खान, बैरम खान के जो सन है रहीम, रहीम के वो आपको इक्विलेंट है जो कंटेम्पररी है वो देखने के लिए मिलते हैं। तो ये आपको जो बेसिक इन्फॉर्मेशन है उसके बारे में पता होना चाहिए। नेक्स्ट अगर हम बात करें स्टूडेंट्स, एक ट्रेन है उसके डीरेलमेंट के बारे में बताया गया है। ऑफ द ट्रैक यहाँ पे फोटो के अंदर शो किया गया। ट्रेन का नाम है स्टूडेंट चार मीनार एक्सप्रेस। चार मीनार के बारे में आपको पता होना चाहिए कि चार मीनार नाम का जो हमारे मोन्यूमेंट है वो कहाँ पे सिचुएटेड है। चार मीनार स्टूडेंट्स हैदराबाद के अंदर में है। कौन सा रिवर का जो बैंक है उसके ऊपर में वो सिचुएटेड है चार मीनार? मूसी जो रिवर है उसका बैंक है उसी के ईस्टर्न पार्ट के ऊपर में सिचुएटेड है। किसके द्वारा बनाया गया था चार मीनार स्टूडेंट्स? चार मीनार जो बनवाया गया था वो आपको कुतुब शाही जो डायनेस्टी हुआ करती थी उसके एक किंग है 1591 के समय में। 1591 ईयर याद रखना स्टूडेंट्स। उस समय कौन से मुगल एम्परर हैं जो पावर के अंदर में थे? अकबर उस समय पावर के अंदर में थे। तो आप देखिए कि सुल्तान मोहम्मद कुली कुतुब शाह हैं, उनके द्वारा अपनी जो वाइफ है उसके मेमोरी के रूप में, उनकी वाइफ है बागमती, बागमती का जो मेमोरी है उसके रूप में सुल्तान मोहम्मद कुली कुतुब शाह के द्वारा चार मीनार है उसका कंस्ट्रक्शन किया गया 1591 के समय में। तो वो चार मीनार एक्सप्रेस है उसी के नाम पे रखा गया है। उसका डिटेलमेंट है उसको बताया गया है। आपको कवच पोर्टल के बारे में ज़रूर से रीड करना। कवच 2023 के समय काफ़ी कुछ न्यूज के अंदर में था, तो कवच के बारे में एक बार ज़रूर से रीड करना। किसके द्वारा इसको डेवलप किया गया है, कैसे ये वर्क करेगा, कौन सा टेक्नोलॉजी है इसके अंदर में, क्या इंफ्रारेड रेडिएशन को यूज किया जाएगा, क्या यहाँ पे जो बार कोड को रीड करने के रिगार्डिंग में जो टेक्नोलॉजी है उसको यूज किया जाता है कवच के परस्पेक्टिव से। तो आपको ऐसा बेसिक इन्फॉर्मेशन जरूर से होना चाहिए, इसके बारे में आप रीड करना, ये आपका होमवर्क है। नेक्स्ट अगर हम बात करें चार मीनार के बारे में हमने रीड किया आपको ये स्टूडेंट्स कुतुब शाही जो डायनेस्टी है
उसके रिगार्डिंग में आपको एक और इन्फॉर्मेशन होना चाहिए कि यूनेस्को का जो टेंटेटिव लिस्ट है उसके अंदर यहाँ पे कुतुब शाही डायनेस्टी के कुछ मोन्यूमेंट्स हैं, जैसे कि ये चार मीनार है, गोलकोंडा फोर्ट है, कुतुब शाही डायनेस्टी के और जो अदर मोन्यूमेंट्स हैं उनको यूनेस्को का जो टेंटेटिव लिस्ट है उसके अंदर में शामिल किया गया था। नेक्स्ट अगर हम बात करें बेलागावी के बारे में है, सपोज कीजिए कि ये यहाँ पे आपको जो तमिलनाडु सॉरी कर्नाटक है, कर्नाटक का ये मैप है, तो आप देखिए कि जो नॉर्थ वेस्टर्न पार्ट है वहाँ पे बेलागावी है वो सिचुएटेड है। तो ये बेलागावी का जो रीजन है वहाँ पे महाराष्ट्र गवर्नमेंट के द्वारा अपने कुछ सेंटर्स हैं उनको ओपन किया गया है हेल्थ स्कीम के रिगार्डिंग में। तो क्यों यहाँ पे ओपन किया गया है, क्योंकि ये एक डिस्प्यूटेड एरिया है। यहाँ पे आपको सोलापुर के पास में, इधर सोलापुर सिचुएटेड है महाराष्ट्र के अंदर में, जहाँ पे पंडारपुर का भी टेम्पल है, जहाँ पे वारी वरकारी का फेस्टिवल आपको देखने के लिए मिलता है। लॉर्ड विट्ठल महाराज हैं वहाँ पे, उनका जो वर्शिप किया जाता है। वारी वरकारी 2017 के अंदर प्रीलिम्स के अंदर पूछ लिया गया था। तो बेलगाम यहाँ पे सिचुएटेड है सोलापुर के पास में। बेसिकली आप देखिए कि सोलापुर का जो रीजन है, सोलापुर है इधर, कोल्हापुर नॉर्दर्न पार्ट के अंदर आपको देखने के लिए मिलता है। तो आप देखिए कि इन रीजन्स के अंदर में आपको एक स्पेशली चीज़ ये देखने के लिए मिलेगा कि जो कर्नाटक के आसपास के जो रीजन्स है वहाँ पे भी मराठी लैंग्वेज है, उसका इन्फ्लुएंस है, लोगों के द्वारा जो मराठी लैंग्वेज है वो बोली जाती है। इसी वजह से महाराष्ट्र के द्वारा समय समय पे इन एरियाज़ के ऊपर अपना जो क्लेम है वो किया जाता है कि ये हमारे एरिया है। बेसिकली आप देखिए कि हमारे इंडिया के अंदर भी काफ़ी कुछ ऐसे एरियाज हैं जिसके अंदर एक दूसरे स्टेट का जो बेसिकली जो देखने के लिए मिलता है कि ये हमारे पार्ट के अंदर में गिरते हैं। इस तरीके के जो एलिगेशन समय समय पर कन्फ्लिक्ट है वो देखने के लिए मिलेंगे। जैसे कि आसाम और मेघालय का एक कन्फ्लिक्ट है 2021 के समय क्रिएट हुआ था। वहाँ पे तो वायलेंस भी देखने के लिए मिला था, कुछ लोगों का भी वहाँ पे डेथ हो गया था, पुलिस पर्सनल्स का वहाँ पे जो डेथ है वो देखने के लिए मिला है। नेक्स्ट अगर हम बात करें, मानगढ़ नाम की एक जगह है राजस्थान के, और जो राजस्थान है, मध्य प्रदेश और गुजरात है, उनके द्वारा बेसिकली उसको क्लेम किया जाता है। इसके अलावा आप देखें कि बेलगाम और बेलागावी का रीजन है, उसके रिगार्डिंग में भी जो क्लेम है वो आपको देखने के लिए मिलता है। इसके अलावा अगर हम बात करें जो कनिका आइलैंड है उसके बारे में आपको पता होना चाहिए, उड़ीसा और वेस्ट बंगाल का जो डोमिनेशन जो कॉन्फ्लिक्ट है वो देखने के लिए मिलता है वहाँ पे। सरचू का आइलैंड है, सरचू के अलावा परमाणु नाम की जगह है। अलग अलग एरियाज हैं जिसके अंदर भी एक दूसरे का जो क्लेम है कि ये हमारे टेरिटोरियल एरिया के अंदर में है। नेक्स्ट अगर हम बात करें बेलगाम सेशन के बारे में, आपको जरूर से पता होना चाहिए। 1924 का एकमात्र सेशन है जिसको मोहनदास करमचंद गांधी के द्वारा हेड किया गया था, इंडियन नेशनल कांग्रेस का। इसके अलावा जो बेलागावी है, बेलगाम के जो रीजन है, आप देखिए कि यहाँ पे जैनिज्म का भी जो डोमिनेशन है, जैनिज्म का भी जो इन्फ्लुएंस है वो आपको देखने के लिए मिलता है। यहीं आसपास के रीजन के अंदर में जो बेसिकली बाहुबली हैं, जो फर्स्ट तीर्थंकर हुआ करते थे जैनिज्म के, उनके जो बेटे हैं बाहुबली, उनका भी एक स्टैच्यू है वो आपको देखने के लिए मिलता है, जिनका महाअभिषेक है जो उसको किया जाता है 12 ईयर्स के अंदर में। ये लास्ट टाइम 2018 के समय किया गया था, 18 के समय जनवरी के समय उनका जो महाअभिषेक है वो किया गया था। आप देखिए कि नेक्स्ट यहाँ पे कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट के बारे में है। दिल्ली हाई कोर्ट के द्वारा एक लॉयर को 6 मंथ का जो जेल है उसके लिए पहुंचाया गया है कंटेम्प्ट के रिगार्डिंग में। आप देखिए कंटेम्प्ट है क्या? कंटेम्प्ट बेसिकली कोर्ट का जो ऑर्डर है उसको नहीं मानना। अगर आप फर्स्ट कोर्ट का ऑर्डर नहीं मानते हो तो आपको सिविल कंटेम्प्ट आपको देखने के लिए मिलता है, कोर्ट के ऑर्डर का अवहेलना करना। नेक्स्ट आप देखिए कि क्रिमिनल कंटेम्प्ट क्या है? कोर्ट का जो अथॉरिटी है उसको ही लोअर डाउन करने का कोशिश करना, स्कैंडलाइज करने का कोशिश करना, यहाँ पे बेसलेस जो एलिगेशंस है वो कोर्ट के अगेंस्ट में लगाना। तो इस तरीके की कुछ एक्टिविटीज़ को कैरी आउट किया गया था लॉयर के द्वारा जो हाई कोर्ट एंड डिस्ट्रिक्ट कोर्ट के जो जजेस हैं उनके अगेंस्ट में। तो इसी वजह से 6 मंथ का जो जेल है उसके लिए सेंड किया गया है। तो 2 टाइप की कंटेम्प्ट है हमारे यहाँ पे। आप देखिए कि कंटेम्प्ट ऑर्डर के रिगार्डिंग में कभी कभी कहा जाता है कि ये बेसिकली जो ब्रिटिश अथॉरिटीज़ के द्वारा स्टार्ट किया गया था कि कोर्ट का आप अवहेलना है वो नहीं कर सकते हो, कोर्ट के अगेंस्ट में कोई भी आप ये जो बात है वो नहीं बोल सकते हो। क्या रिपोर्टिंग को भी यहाँ पे कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट के अंदर में काउंट किया जाएगा स्टूडेंट? तो आप देखिए कि जो रिपोर्टिंग है, कि जो जर्नलिस्ट के द्वारा जो रिपोर्टिंग की जाती है, जो राइटिंग की जाती है, उसको यहाँ पे कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट की कैटेगरी के अंदर में नहीं रखा जाता है, क्योंकि वो बेसिकली एक रिपोर्टिंग अलग है, एक डिफरेंट प्रोफेशन है उसके बारे में। नेक्स्ट आपको यहाँ पे आर्टिकल्स के बारे में भी इंफॉर्मेशन होना चाहिए। आर्टिकल 129 है हमारे सुप्रीम कोर्ट के अंदर में, आर्टिकल 215 है हमारे हाई कोर्ट से रिलेटेड जो कंटेम्प्ट के प्रोसीडिंग के रिगार्डिंग में है। 1971 का एक एक्ट है, सिविल कंटेम्प्ट, क्रिमिनल कंटेम्प्ट, इन दोनों के बारे में आपको इन्फॉर्मेशन होनी चाहिए। सिविल कंटेम्प्ट नॉर्मली वे में डिसओबे करना, डिसीजन को ना मानना। क्रिमिनल कंटेम्प्ट लोअर डाउन करना कोर्ट का अथॉरिटी, वहाँ पे जजेस के अगेंस्ट में कोई स्कैंडलाइज कोई मूवमेंट को चलाना। तो दिस इज ऑल द इंफॉर्मेशन रिलेटेड टू द कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट के बारे में है। 6 मंथ का हाईएस्ट यहाँ पे जेल है उसके लिए सेंड किया जाएगा।
कभी कभी आप देखें कि यहाँ पे जजेस के द्वारा बेसिकली जो माफ़ी है, सॉरी बोल दीजिए आप, यहाँ पे आपके द्वारा कोई गलती हुआ है तो उसको माफ़ कर दिया जाता है, यहाँ पे कोर्ट का जो कंटेम्प्ट है उसी के रिगार्डिंग में। नेक्स्ट अगर हम बात करें आईएएससी के बारे में है, कोविड-19 के रिगार्डिंग में उनके द्वारा एक वार्म वैक्सीन है जिसको यहाँ पे डेवलप किया गया है। आईएएससी कहाँ पे सिचुएटेड है स्टूडेंट्स? बेंगलोर के अंदर सिचुएटेड है। कुछ दिन पहले हमने डिस्कस किया था, आप देखिए 1893 के समय में जब स्वामी विवेकानंदा चिकागो के लिए जा रहे थे वहाँ पे, तो उसी दौरान में अपना जो यात्रा है उसके अंदर वो जेआरडी टाटा है उनसे मिलते हैं, उनसे द्वारा डिस्कशन किया गया कि किसी भी कंट्री का डेवलपमेंट कब होगा, जब उसके द्वारा जो साइंटिफिक टेम्पर है उसके ऊपर में ध्यान रखा गया है। आप देखिए कि हमारी फंडामेंटल ड्यूटीज के अंदर भी साइंटिफिक टेम्पर है। कौन सा आर्टिकल है साइंटिफिक टेम्पर के रिगार्डिंग में? कमेंट सेक्शन के अंदर बताना आप। 42 कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट के बाद स्वर्ण सिंह कमेटी का लीडरशिप के अंदर में हमने आर्टिकल 51A के अंडर में फंडामेंटल ड्यूटीज को बेसिकली ऐड किया। फंडामेंटल ड्यूटीज का प्रोविजन हमने कहाँ से लिया है? यूएसएसआर नाम का जो कंट्री हुआ करता था उस समय में, प्रेजेंट समय में जो रसिया है, तो आप देखिए कि यूएसएसआर से हमने बोरो किया है फंडामेंटल ड्यूटी का। आप इस कंट्री के अंदर रहते हो, आपका कुछ रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि कंट्री के जो नेशनल एम्बलम्स है, कंट्री के जो फ्रीडम स्ट्रगल के जो हीरोज हैं उनका आप रेस्पेक्ट करो। तो बेसिकली आपका ड्यूटी है, बट उसका क्या यहाँ पे क्या उसका एनफोर्समेंट हो सकता है या नहीं हो सकता है? तो एनफोर्समेंट नहीं है स्टूडेंट्स, बट आप देखिए कि उसका अंदर फर्स्ट फंडामेंटल ड्यूटी है कि फ्लैग का आप यहाँ पे रेस्पेक्ट करोगे। अगर आप फ्लैग के रिगार्डिंग में कोई भी डिसओबे करते हो तो आपको यहाँ पे जो फाइन है वो हो सकता है फ्लैग कोड के अकॉर्डिंग में। फ्लैग कोड भी 2022 के समय न्यूज़ के अंदर में था। 2022 के अंदर न्यूज़ के अंदर में क्यों था? एक गवर्नमेंट के द्वारा एक कैंपेन चलाया गया था, हर घर तिरंगा। हर घर तिरंगा कॉन्सेप्ट क्या है स्टूडेंट्स? एक तो आपको फ्लैग का जो यहाँ पे रेशियो है वो पता होना चाहिए, 3:2 है। दूसरा आप देखिए कि जो हर घर तिरंगा से पहले जो फ्लैग कोड हुआ करता था उसके अकॉर्डिंग बात ये है कि बेसिकली शाम के समय में आपको फ्लैग को उतारना होता है रिस्पेक्ट के साथ में। और आप देखिए कि फ्लैग कोड को अमेंड किया गया कि यहाँ पे नाइट के समय भी जो फ्लैग है वो यहाँ पे फ्लाई कर सकता है हाउस के एरिया के अंदर में। एक कांग्रेस पार्टी के एक पॉलिटिकल लीडर हुआ करते थे नवीन जिंदल, जो जिंदल ग्रुप है स्टील के रिगार्डिंग में, तो आप देखिए कि नवीन जिंदल जो हरियाणा से रिलेटेड है, वहाँ से इलेक्शन है वो कंटेस्ट किया करते थे। तो जो नवीन जिंदल है उनके द्वारा सुप्रीम कोर्ट के अंदर एक केस भी है बेसिकली फाइल किया गया था यहाँ पे इंडिविजुअल पर्सन को जो फ्लैग है उसको यूज करने के पर्सपेक्टिव से, कि इंडिविजुअल पर्सन के द्वारा भी जो फ्लैग है उसको यूज किया जा सके। 2006 या 7 का समय है, उस समय वो टॉपिक न्यूज के अंदर में था। नेक्स्ट अगर हम बात करें तो यहाँ पे हमने डिस्कस किया है स्टूडेंट्स साइंटिफिक टेम्पर के बारे में, जो फंडामेंटल ड्यूटी का पार्ट है। अब टॉपिक को डिस्कस क्यों किया? तो विवेकानंद जी के द्वारा जेआरडी टाटा को कहा गया था कि इस तरीके से साइंटिफिक डेवलपमेंट होना चाहिए। तो जो उसके बाद में जेआरडी टाटा के द्वारा जो आईआईएससी है, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस का जो सेंटर है जो बेंगलोर के अंदर में, उसको इस्टेब्लिश किया गया उनके द्वारा। स्टूडेंट्स यहाँ पे आपको देखिए कि हमने अभी कर्नाटक का जो मैप है बेलागवी के पर्सपेक्टिव से भी डिस्कस किया था। आपको एक और इन्फॉर्मेशन यहाँ पे होनी चाहिए। सपोज कीजिए कर्नाटक है और सपोज कीजिए ये हमारा तमिलनाडु है, तो यहाँ पे बेसिकली बेंगलोर सिचुएटेड है और उसके नॉर्दर्न के अंदर में 0.5 जो एरिया है, 0.5 आपको जो बेसिकली जो लैटिट्यूड का एरिया है वो देखने के लिए मिलेगा कि जो मद्रास जो है, जो चेन्नई जो है वो मोर नॉर्दर्न साइड में है 0.5 यहाँ पे, रेदर देन अगर हम कंपेरिजन करें बेंगलोर के पर्सपेक्टिव से। 2018 में ऐसा एक क्वेश्चन है वो पूछ लिया गया था इनडायरेक्टली वे में एक स्टेटमेंट के पर्सपेक्टिव से प्रीलिम्स के एग्जाम के अंदर में। नेक्स्ट अगर हम बात करें, आप देखिए कि एडिटोरियल है इंडिया और मालदीव के पर्सपेक्टिव से यहाँ पर डिस्कस किया गया। अभी रिसेंटली क्या इश्यू क्रिएट हुआ कि हमारे जो पीएम हैं, हमारे पीएम लक्षद्वीप के लिए गए थे विजिट के लिए, वहाँ पे कुछ प्रोजेक्ट्स हैं उनके इनोग्रेशन के पर्सपेक्टिव से। यहाँ पे मालदीव के अंदर नया गवर्नमेंट आया है। नया गवर्नमेंट का जब इलेक्शन कैंपेन्स था तो उस समय भी उनका मेन मैंडेट यही था, इंडिया एंटी इंडिया जो सेंटीमेंट्स हैं उनके द्वारा रखे गए थे कि इंडिया को बेसिकली आउट करना है उनके कंट्री के द्वारा मालदीव के अंदर में। तो उस नया गवर्नमेंट के कुछ जो कैबिनेट मिनिस्टर्स हैं, कुछ मिनिस्टर्स के द्वारा इस तरीके के जो डेरोगेटरी स्टेटमेंट्स हैं अगेंस्ट द पीएम सर यहाँ पे बेसिकली कहे गए सोशल मीडियाज़ के ऊपर में। तो उसके बाद में इंडिया के अंदर में जो बेसिकली बाइकआउट द मालदीव का जो कैंपेन है सोशल मीडिया के ऊपर चलाया गया। आप देखिए कि उसके बाद में मालदीव का जो गवर्नमेंट है उनके द्वारा अपने जो मिनिस्टर्स हैं उनको भी सैक किया गया वहाँ पे। तो बेसिक इन्फॉर्मेशन क्या है? एक तो इंडिया इंडियन ओशियन रीजन के अंदर में मेन डोमिनेटिंग पावर है, नेट सिक्योरिटी प्रोवाइडर है कंप्लीटली इंडियन ओशियन रीजन के अंदर में। और यहाँ पे मालदीव को इस तरीके से कन्फ्लिक्ट के अंदर में नहीं करना चाहिए, ना इकोनॉमी इक्वल है, ना यहाँ पे कम्प्लीटली डिपेंड है इंडिया के पर्सपेक्टिव से। जब भी वहाँ पे डिसैलिनेशन प्लांट का फेलियर हुआ तो इंडिया के द्वारा सपोर्ट प्रोवाइड किया गया। अर्लियर समय में जो कूप का सिचुएशन हुआ 1988 के समय, तो इंडिया के द्वारा जो ऑपरेशन कैक्टस के थ्रू उनको सपोर्ट प्रोवाइड किया गया था।
आप देखिए कि जो प्रेजेंट समय में जो पॉलिटिकल पार्टी पावर के अंदर में आई है, जो कम्प्लीटली प्रो चाइना आपको देखने के लिए मिलती है, इसी वजह से आप देखिए उनका जो फर्स्ट विजिट तो वो टर्की के लिए गए थे, उनका जो फर्स्ट विजिट है वो टर्की के लिए गए, बट सेकंड विजिट उन्होंने चाइना के लिए किया है, अपना जो फर्स्ट स्टेट विजिट है आफ्टर द पावर में आने के बाद में। और चाइना के अंदर में उन्होंने टूरिज्म के परस्पेक्टिव से रिक्वेस्ट किया कि आप अपने जो चाइनीज सिटीजन्स हैं उनको यहाँ पे बेसिकली सेंड कीजिए मालदीव की रिगार्डिंग में। इंडिया का रोल है बेसिकली यहाँ पे COP 28 के अंदर इंडियन पीएम है, उनके जो नए पॉलिटिकल लीडर्स हैं उनका मीटिंग भी हुआ था। इंडिया एक नेट सिक्योरिटी प्रोवाइडर है, कोविड-19 के समय भी हेल्प है उनको किया गया, हर एक डिफरेंट फेज के अंदर में इंडिया के द्वारा जो सपोर्ट है वो प्रोवाइड किया जाता है। आप देखिए कि रिसेंटली उनके द्वारा एक कैंपेन चलाया गया कि इंडिया का जो डिफेंस फोर्स है, जो नेवी के जो पर्सनल्स हैं उनको वहाँ से सेंड किया जाए, इंडिया को अपना जो फोर्स है उसको विड्रॉ कर लेना चाहिए, उसी टॉपिक के बारे में यहाँ पे मेंशन किया गया है। नेक्स्ट अगर हम बात करें स्टूडेंट्स, यहाँ पे बांग्लादेश के अंदर इलेक्शंस हुए हैं और आप देखिए कि बांग्लादेश का जो पॉलिटिकल पार्टी है, शेख हसीना मैम है, वो फिर से पॉलिटिकल पावर के अंदर में आए हैं। 222 उनके द्वारा जो सीट्स हैं वो जीती गई हैं। आप देखिए कि मेन जो अपोजिशन पार्टी है BNP बांग्लादेश नेशनलिस्ट पार्टी, उनके द्वारा इलेक्शन का जो बाइकआउट है वो किया गया था। शेख हसीना मैम के द्वारा आफ्टर द इलेक्शन एक स्टेटमेंट दिया गया था कि ऐसा नहीं है कि अगर अपोजिशन पॉलिटिकल पार्टी यहाँ पे पार्टिसिपेट नहीं किए तो फ्री और फेयर इलेक्शन हमने कंडक्ट ना करवाए हों, ऐसा नहीं है, हमने कम्प्लीटली फ्री एंड फेयर वे में इलेक्शन से उनको कंडक्ट करवाया। आप देखिए कि जो शेख हसीना मैम के द्वारा उनके ऊपर कुछ एलिगेशंस भी हैं, एलिगेशंस इस तरीके से जैसे कि जो मोहम्मद यूनुस हैं, जो बांग्लादेश ग्रामीण बैंक है वो चलाते हैं, माइक्रो जो फाइनेंस के परस्पेक्टिव से एक इम्पोर्टेंट नेम है वर्ल्ड के अंदर उनका देखने के लिए मिलता है, तो उनके अगेंस्ट में भी काफ़ी सारे जो केसेज हैं वो चलाए गए हैं, काफ़ी सारे जो एक्टिविस्ट हैं उनके अगेंस्ट में जो केसेज हैं वो देखने के लिए मिले हैं। बट अगर हम शेख हसीना मैम के बारे में डिस्कस करें तो आप देखिए कि शेख हसीना मैम का जो पर्सनल फैमिली है, उनका जो सेक्रीफाइस है वो देखने के लिए मिला था, कैसे उनका जो कम्प्लीटली फैमिली है उसको असेसिनेट कर दिया गया था 1975 के समय में। इनसे रिलेटेड जो पर्सन्स हैं, एक अर्लियर फेज के अंदर में पाकिस्तान का जो मिलिट्री हेड हुआ करते थे जियाउल हक, उनका बेसिकली यहाँ पे डोमिनेशन है वो देखने के लिए मिलता था, उन्हीं के जो रिलेटेड लीडर्स हैं उनको सपोर्ट किया जाता था। बेसिकली बांग्लादेश का लिबरेशन के अंदर में इंडिया का रोल है, बट अर्लियर फेज ऑफ बांग्लादेश के अंदर में वहाँ पे जो रेडिकल इस्लामिक एक्टिविटीज हैं वो देखने के लिए मिला था। उसके बाद में शेख हसीना मैम पावर के अंदर में आए हैं, डेमोक्रेसी को इस्टेब्लिश किया गया, कंट्री के अंदर जो पीस एंड प्रोग्रेस को इस्टेब्लिश किया गया है। इनके द्वारा वहाँ पे जो प्रेजेंट समय में जो इन्फ्लेशन एक मेन टारगेट है, इन्फ्लेशन एक मेन टारगेट है। नेक्स्ट आप देखिए कि इंडिया के साथ में जो स्टेबल रिलेशंस हैं वो भी आपको देखने के लिए मिलते हैं बांग्लादेश के। इंडिया के द्वारा समय समय पे सपोर्ट प्रोवाइड किया जाता है, चाहे प्रेजेंट समय में रेलवे का हो या नेपाल से जो इलेक्ट्रिसिटी है उसके सप्लाई के रिगार्डिंग में एग्रीमेंट्स हैं, उन समय समय पे डिफरेंट डिफरेंट एग्रीमेंट्स हैं उनको साइन किया गया है। नेक्स्ट अगर हम बात करें स्टूडेंट्स गाजा वॉर के बारे में, हमारे जो इंडियन ब्यूरोक्रेसी के फॉर्मर ऑफिसर हैं उनके द्वारा लिखा गया है, काफ़ी अच्छे इनके एडिटोरियल्स हैं वो आपको देखने के लिए मिलते हैं, स्पेशली मिडिल ईस्ट का जो रीजन है, जो हमारा वेस्टर्न अरब जो नेशंस हैं उनकी रिगार्डिंग में इनके काफ़ी अच्छे एडिटोरियल्स आपको देखने के लिए मिलेंगे। नेक्स्ट आप देखिए कि गाजा वॉर के बारे में बताया गया है कि प्रेजेंट समय में वो धीरे धीरे एक्सपेंड हो रहा है और इसका एंड का कोई मीनिंग नहीं है कब ये यहाँ पे एंड हो, क्योंकि लास्ट 3 मंथ से कंटिन्यूस जो यहाँ पे इजराइल के द्वारा जो अटैक किया गया था, काउंटर अटैक किया गया था हमास के अटैक के बाद में, तो जिसके अंदर यहाँ पे 22,000 के आसपास जो पैलेस्टीनियन पर्सन है उनका डेथ हुआ है, 2 मिलियन जो पैलेस्टीनियंस हैं जिनको डिस्प्लेस किया गया है इस अटैक के अंदर में। मेनली इजराइल का मेन मोटिव यही है कि यहाँ पे रेडिकलाइज वे में या एग्रेसिव वे में कम्प्लीटली यहाँ पे जो गाजा स्ट्रिप है उसको यहाँ पे डैमेज कर दिया जाए, प्रेजेंट समय में यही है। इजराइल के द्वारा जो काउंटर अटैक जो चलाए गए थे उसका मेन मोटिव ये था कि यहाँ पे जो होस्टेज जो बनाए गए हैं उनको निकाला जाएगा, बट आप देखिए कि जो इस तरीके का जो आर्मी का जो टैक्टिक्स हैं, जिस डिफेंस जो यहाँ पे एग्रेसिव टैक्टिक्स हैं, उसके थ्रू एकमात्र ऐसा होस्टेज है जिसको कि यहाँ पे निकाला गया है इजराइल के द्वारा। नेक्स्ट यहाँ पे वॉर के एक्सपेंड के बारे में डिस्कस किया गया है, तो वॉर के एक्सपेंड के रिगार्डिंग में आप देखिए कि जो गाजा का जो वॉर है लेबनान के अंदर में स्प्रेड हो चुका है। लेबनान के अंदर आप देखिए कि इजराइल की जो फोर्सेज हैं उनके द्वारा हमास का जो एक डिप्टी लीडर हुआ करता था उसको मार दिया गया। बट क्या यहाँ पे जो टारगेट किलिंग है वो एक इंपॉर्टेंट पर्पज के रूप में काम कर रहा है या नहीं कर रहा? आप देखिए कि टारगेट किलिंग्स के बाद में क्या होगा, कोई दूसरा जो पर्सन है वो रिप्लेस कर दिया जाएगा, तो टारगेट किलिंग इसका सॉल्यूशन नहीं है। नेक्स्ट आप देखिए कि इराक के अंदर भी यहाँ पे जो एक्सपेंड हुआ है गाजा वॉर, वहाँ पे भी यूएस के द्वारा एक अटैक है उसको कैरी आउट किया गया था। यमन के अंदर जो होती रिबेलियंस हैं उनके द्वारा रेड सी के एरिया के अंदर अटैक किए गए हैं, काफ़ी सारी जो शिप है उनको टारगेट करते हुए देखा गया है। ईरान के अंदर आप देखिए कि जो सदर्न पार्ट के अंदर करमन नाम का जो सिटी है जहाँ पे जो
एक्स जो जनरल हुआ करते थे कासिम सुलेमानी, उनका जो मजार है वहाँ पे बेसिकली अटैक किया गया, आईएस के द्वारा उसको, इस्लामिक स्टेट के द्वारा उसका रिस्पॉन्सिबिलिटी लिया गया था। तो वो भी बेसिकली इस तरीके से जो वॉर है उसको एक्सपेंड किया गया है, उसी के बारे में यहाँ पे कंप्लीटली डिस्कस किया गया है। एग्जाम के पर्पज से यही बताया गया है कि सऊदी अरेबिया का एक इंपॉर्टेंट रोल है यहाँ पे, सऊदी अरेबिया के आने वाले समय में क्या डिसीजंस लिया जाता है, उसी के थ्रू ये जो वॉर है इसको रोका जा सकता है आने वाले दिनों में। और आप देखिए कि इजराइल का एक नाइबर कंट्री है जॉर्डन, वो भी कंप्लीटली साइलेंट है प्रेजेंट समय में इस सिचुएशन के दौरान में। अब जॉर्डन क्यों साइलेंट है? क्योंकि हम बेसिकली यहाँ पे जो पैलेस्टीनियंस पर्सन दूसरे एरिया के लिए जाते हैं उसको हम नकबा के नाम से जानते हैं। नकबा मीन्स बेसिकली यहाँ पे लार्जर स्केल के ऊपर जो माइग्रेट करते हैं पैलेस्टीनियंस पर्सन। अर्लियर 2 नकबाज हैं जो देखने के लिए मिले हैं, एक अरेबिक वर्ड है नकबा। तो आप देखिए कि यहाँ पे बेसिकली जॉर्डन के ऊपर ऑलरेडी प्रेशर है, और यहाँ पे अगर पैलेस्टीन पर्सनस वहाँ पे जाएंगे तो उनके रिसोर्सेज के ऊपर में जो प्रेशर है वो क्रिएट होगा, उसी के रिगार्डिंग में सब कंट्रीज है वो यहाँ पे साइलेंट है, अरेबियन नेशंस। नेक्स्ट अगर हम बात करें स्टूडेंट्स, रेमिशन का जो पॉलिसी है उसके बारे में डिस्कस किया गया। रेमिशन का पॉलिसी आप देखिए कि यहाँ पे इन टॉपिक्स के बारे में ऑलरेडी हमने डिस्कस किया है। आर्टिकल 72 के अंदर जो पार्डन का जो पावर है वो किसको दिया गया है? प्रेसिडेंट को। पार्डन के अंदर अलग अलग टाइप आपको देखने के लिए मिलता है, कंप्लीटली पार्डन है, रेमिशन है, रेस्पाइट है, अलग अलग जो आपको जो क्राइटेरियाज हैं वो आपको देखने के लिए मिलेंगे। आर्टिकल 171 के 161 के अंदर में गवर्नर को जो पार्डन का जो पावर है वो दिया गया है। हमारा जो सीआरपीसी है उसका जो सेक्शन 432 जो सेक्शन है सीआरपीसी का, क्रिमिनल प्रोसीजर कोड का, तो उसका भी ये सेक्शन है, ये यही बताता है कि यहाँ पे जो रेमिशन है उसको किस तरीके से कैरी आउट करना है। बेसिकली जो यहाँ पे बिल्किस बानो केस के एक पर्सन है उनके द्वारा सुप्रीम कोर्ट के अंदर अप्रोच किया गया, उनके द्वारा कहा गया उनको रेमिशन है वो दे दिया जाए, किसके द्वारा? गुजरात के द्वारा, क्योंकि प्रिजन सब्जेक्ट स्टेट का है और गुजरात के अंदर वो जेल के अंदर में बंद है। फिर आप देखिए कि जेल एडवाइजरी कमेटी के द्वारा उनका जो रेमिशन है वो अलाउ किया जाए, ऐसा उनके द्वारा अप्रोच किया गया था। और 1992 के समय में जब उनके द्वारा जो क्राइम है वो कमिट हुआ, 2002 के समय कमिट हुआ, तो 1992 का जो प्रिजन पॉलिसी है वो एग्जिस्टेंस में है। बट आपको पता होना चाहिए कि 2013 के समय गवर्नमेंट के द्वारा जो प्रिजन पॉलिसी है उसको अमेंड कर दिया गया था और वो इम्प्लीमेंटेशन के अंदर में आया था 2014 के समय में। तो प्रिजन पॉलिसी के अंदर क्या अमेंड किया गया था रेमिशन के परस्पेक्टिव से, कि यहाँ पे बल्क वे में किसी भी लोगों का जो रेमिशन है वो नहीं किया जाएगा। बल्क वे में किस तरीके से? जैसे कि आप देखिए कि यहाँ पे 11 पर्सन है उनका रेमिशन है नहीं किया जाएगा, डिफरेंट डिफरेंट एक एक पर्सन को यहाँ पे जो रेमिशन है वो दिया जाएगा। नेक्स्ट अगर हम बात करें इसी के रिगार्डिंग में, तो आपको जो इंपॉर्टेंट केसेज हैं उनके बारे में पता होना चाहिए। एक लक्ष्मण नास्कर का केस है जो 2000 के समय स्टैब्लिशमेंट में आया था, यूनियन ऑफ इंडिया वर्सेस लक्ष्मण नास्कर का केस है। उसके अंदर में फाइव क्राइटेरिया हैं वो बताए गए थे, यहाँ पे रेमिशन है वो कब देना है, कौन कौन से वो क्राइटेरिया हैं उनके बारे में आपको पता होना चाहिए। क्या क्राइम दोबारा से कमिट हो सकता है नहीं, या सोसाइटी के ऊपर क्या यहाँ पे स्ट्रक्चर इन्फ्लुएंस है वो देखने के लिए मिला है, उस पर्सन का जो सोशियो इकोनॉमिक कंडीशंस कैसा है। तो उन्हीं सब कैटेगरी क्राइटेरियाज के बेसिस पे यहाँ पे जो रेमिशन है वो दिया जाता है, उसके बारे में यहाँ पे डिस्कस किया गया। कल का जो मेन एडिटोरियल है उसके अंदर भी हमने इस टॉपिक के बारे में रीड किया था, तो आप वहाँ पे भी उसको ज़रूर से देखना स्टूडेंट्स, या रीड करना। जो 10 जनवरी का जो द हिंदू है उसके अंदर में मेन एडिटोरियल है रेमिशन पॉलिसी के रिगार्डिंग में ही। नेक्स्ट अगर हम बात करें स्टूडेंट्स फोग के पर्सपेक्टिव से यहाँ पे डिस्कस किया गया। आप देखिए कि नॉर्दर्न पार्ट ऑफ इंडिया में जो फोग है वो देखने के लिए मिला है अभी विंटर सेशन के अंदर में, जो फर्स्ट वीक था जनवरी 2024 का और लास्ट वीक ऑफ 2023। फोग बेसिकली है क्या? स्मॉल ड्रॉपलेट्स ऑफ वाटर्स हैं जो प्रोड्यूस होती हैं इवोपरेशन के प्रोसेस के थ्रू में, बट आपको ये कूल डाउन हो जाएंगी कंडेंस होने के बाद में ग्राउंड लेवल के ऊपर ही आपको देखने के लिए मिलती हैं। तो फोग बेसिकली यहाँ पे एक क्लाउड है जो वेरी क्लोज टू द अर्थ सरफेस के वहाँ पे फॉर्म होता है। अगर हम बात करें स्टूडेंट्स, यहाँ पे एक इंफ्रारेड कूलिंग है वो भी प्रोसेस आपको देखने के लिए मिलता है, स्पेशली जब यहाँ पे समर के समय से विंटर के समय में हम एंटर करते हैं तो उस समय एक इंफ्रारेड कूलिंग है वो कॉन्सेप्ट आपको देखने के लिए मिलेगा, जिसकी वजह से भी फोग है वो यहाँ पे क्रिएट होता है। नॉर्दर्न पार्ट ऑफ इंडिया के अंदर ही फोग का यहाँ पे मोर डोमिनेशन है वो क्यों देखने के लिए मिलता है? तो एक तो आप देखिए कि एग्रीकल्चर का जो डोमिनेशन है हमारे यहाँ पे रिवर्स का जो प्रेजेंस है वो मोर हाई है, स्पेशल उत्तर प्रदेश बिहार पंजाब का जो रीजन है उसके अंदर में। नेक्स्ट अगर हम बात करें स्टूडेंट्स एग्रीकल्चर के अंदर में जिस तरीके से यहाँ पे इरीगेशन का एक्टिविटी किया जाता है, तो उसकी वजह से वाटर का प्रेजेंस होना, वेस्टर्न डिस्टर्बेंस की वजह से बारिश होना, तो इसकी वजह से यहाँ पे जो मॉइस्चर है उसका कंटेंट यहाँ पे प्रेजेंट है, तो कंटेंट होने की वजह से वो बेसिकली कूल डाउन होगा, कूल डाउन होने के बाद में
सॉरी इवोपरेट करेगा विंटर के समय में। विंटर के जो डेज हैं वो आपको स्मॉल देखने के लिए मिलते हैं। उसी के रिगार्डिंग में बेसिकली यहाँ पे इंफॉर्मेशन ये है कि वो इवोपरेशन के बाद में कूल डाउन होंगे। प्रेजेंट जो उनका डेस्टिनेशन है स्ट्रेटोस्फेयर के अंदर नहीं पहुंच पाते, उसके बाद में ग्राउंड लेवल के ऊपर ही आपको थिक क्लाउड का जो फॉर्मेशन है वो देखने के लिए मिलता है। नेक्स्ट इज रिगार्डिंग द बांग्लादेश के बारे में। तो स्टूडेंट्स ये न्यूज़ वैसे ही हमने मेंशन किया है, बेसिकली जो इलेक्शन हुए हैं उसके बारे में मेंशन किया गया है वहाँ पे। आप देखिए कि 1100 के आसपास जो एनजीओ है उनको एफसीआरए का जो लाइसेंस है 2023 के समय दिया गया था, और अब जनवरी के अंदर 30 जो न्यू लाइसेंस हैं वो दिए गए हैं एफसीआरए लाइसेंस यहाँ पे एनजीओज को। यहाँ पे बेसिकली क्राइटेरिया ये है जैसे कि कोई कोई एनजीओ यहाँ पे कल्चरल एक्टिविटी को कैरी आउट करता हो, इकोनॉमिक एक्टिविटी को करता हो, या एजुकेशन, रिलीजियस और सोशल प्रोग्राम चलाए जाते हैं, वो 5 क्राइटेरियाज हैं, उनके बेसिस पे यहाँ पे एनजीओज को जो एफसीआरए का जो लाइसेंस है वो दिया जाता है। नेक्स्ट अगर हम बात करें स्टूडेंट्स, आईएलओ के द्वारा कहा गया कि अनएम्प्लॉयमेंट है वो कंटिन्यूस यहाँ पे राइज के अंदर में है, जो रियल वेजेज हैं वो डिक्लाइनिंग फेज के अंदर हैं। यहाँ पे रसिया, चाइना और जो मैक्सिको नाम का जो कंट्री है वहाँ पे बेसिकली यहाँ अनएम्प्लॉयमेंट के बारे में जो वेज है, वेज का जो ग्रोथ है वो इंक्रीज हुआ है, अनएम्प्लॉयमेंट वहाँ पे रिड्यूस हुआ है, ऐसा इसके अंदर बताया गया। आईएलओ का इस्टेब्लिशमेंट के बारे में आपको पता होना चाहिए, 1919 के समय इसको इस्टेब्लिश किया गया था। इंडिया इसका फाउंडिंग मेंबर है स्टूडेंट्स, इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन का जो फाउंडिंग मेंबर है इंडिया, और प्रेजेंट समय में अनएम्प्लॉयमेंट के बारे में इनके द्वारा कहा गया है। नेक्स्ट अगर हम बात करें स्टूडेंट्स इंडिया और यूके के बारे में है, आप देखिए कि आने वाले समय में जो नेवल एक्सरसाइज है वो स्टार्ट किया जाएगा 2025-26 के समय में। और आप कल भी हमने रीड किया था कि जो डिफेंस रिसर्च के जो ऑर्गेनाइजेशन है डीआरडीओ और यूके का जो ऑर्गेनाइजेशन है उसका कोऑपरेशन है वो इंक्रीज हुआ है। यहाँ पे माइनॉरिटी स्टेटस के बारे में डिस्कस किया गया है। आप देखिए कि एएमयू अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी है, उसका इस्टेब्लिशमेंट 1875 के समय में सर सैयद अहमद खान के द्वारा इसको इस्टेब्लिश किया गया था। काफ़ी एक इम्पोर्टेंट पर्सन है हमारा जो मुस्लिम कम्युनिटी है उनके अंदर एजुकेशन को प्रमोट करना या साइंटिफिक टेम्पर को प्रमोट करना उसके पर्सपेक्टिव से। तो सर सैयद अहमद खान के द्वारा एएमयू है उसका इस्टेब्लिशमेंट किया गया। आप देखिए कि एएमयू के रिगार्डिंग में अभी रिसेंटली सुप्रीम कोर्ट के द्वारा गाइडलाइंस को इश्यू किया गया है कि वहाँ पे एडमिनिस्ट्रेटिव स्टाफ के अंदर में अगर यहाँ पे नॉन माइनॉरिटी से रिलेटेड जो पर्सन है उनको अपॉइंट किया जाएगा तो यहाँ पे इंस्टीट्यूशन को कोई भी हेम्पर नहीं है, क्योंकि बेटर एजुकेशन प्रोवाइड करना ही इंस्टीट्यूशन का मेन टारगेट है। नेक्स्ट आप देखिए कि एएमयू के परस्पेक्टिव से एक अजीज भाषा केस भी है 1967 का, जिसके अंदर में इसको माइनॉरिटी इंस्टीट्यूशन का जो स्टेटस है वो नहीं कंसिडर किया गया था। उसके बाद में गवर्नमेंट के द्वारा 1981 के समय यहाँ पे एक एक्ट लाया गया एएमयू के पर्सपेक्टिव से, जिसके अंदर इसको माइनॉरिटी स्टेटस है वो दिया गया। आप देखिए कि 2006 के समय में इलाहाबाद हाई कोर्ट के द्वारा भी इसका जो माइनॉरिटी का जो स्टेटस है उसको कैंसिल कर दिया गया था। उसके बाद में सुप्रीम कोर्ट के अंदर अप्रोच किया गया, 2019 के समय सुप्रीम कोर्ट ने अपना जजमेंट दिया यहाँ पे एडमिनिस्ट्रेटिव पर्पज़ या माइनॉरिटी इंस्टीट्यूशन उसी के रिगार्डिंग में। नेक्स्ट यहाँ पे उमर खालिद के बारे में है, एक एक्टिविस्ट है, उनका यहाँ पे जो बेल पिटीशन है उसको कंटिन्यूस शिफ्ट किया गया है 24 जनवरी के रिगार्डिंग में। आप देखिए कि इनके द्वारा यूएपीए के जो चार्जेस हैं वो भी लगाए गए हैं। ये जेएनयू के रिगार्डिंग में एक एक्टिविस्ट हैं और इनका दिल्ली के जो राइट्स हैं उनके अंदर जो नेम है शायद देखने के लिए मिला था, वही केस है जिसके रिगार्डिंग में ये काफ़ी दिनों से प्रिजन के अंदर में बंद है, तो उनका पिटीशन के बारे में डिस्कस किया गया है। नेक्स्ट इज रिगार्डिंग द टैबलो के बारे में रीड किया गया है। आप देखिए कि 26 जनवरी के अंदर काफ़ी सारा जो कंट्रोवर्सी है वो क्रिएट होता है टैबलो के रिगार्डिंग में, जिसके अंदर यहाँ पे अभी रिसेंटली जो पंजाब गवर्नमेंट है कर्नाटक का जो टैबलो है उसको रिजेक्ट किया गया है गवर्नमेंट के द्वारा। यहाँ पे कर्नाटक का ही फोटो दिखाया गया है लास्ट ईयर का जो उनका बेसिकली जो झांकी था रिपब्लिक डे की रिगार्डिंग में। स्टूडेंट्स यहाँ पे बेसिकली पंजाब के अंदर में वहाँ जो हेरिटेज है उसको शामिल नहीं किया गया, उनके द्वारा अपना पॉलिटिकल इमेज है उसको लगाने की रिगार्डिंग में एलिगेशंस एक दूसरे के साथ में देखने के लिए मिले थे। कर्नाटक का भी जो कैंसिल किया गया है तो उसके रिगार्डिंग में अब डिफेंस मिनिस्ट्री के द्वारा जो मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस है उनके द्वारा गाइडलाइंस है उनको इश्यू किया गया है कि हर एक स्टेट को एवरी 3 ईयर के अंदर में अपना जो झांकी है वो निकालने का यहाँ पे मौका मिलेगा। तो इस तरीके से यहाँ पे नया जो गाइडलाइंस है उनको इश्यू किया गया। नेक्स्ट अगर हम बात करें स्टूडेंट्स, यहाँ पे बेसिकली जो टैब्लो जो दिखाया गया है, जो झांकी जो दिखाई गई है उसके अंदर आप देखिए कि जो वुमेन है उनको दिखाया गया है कर्नाटक के पर्सपेक्टिव से। एक आप देखिए कि सुलागत्ती नौरसम्मा नाम से एक मैम है जो हेल्थ केयर सेक्टर के रिगार्डिंग में है, तो उनका जो वर्क है उनको यहाँ पे दिखाया गया। नेक्स्ट आप देखिए कि तुलसी गौड़ा है, इनको बेसिकली जो पद्मा अवार्ड्स हैं वो दिए गए थे। इनका जो ट्रीज के मदर के रूप से वर्षुका माते के रूप से भी इनको जाना जाता है कर्नाटक के अंदर में। और सोलू मर्दा
तिम्मक्का नाम है शायद, सोलू मर्दा तिम्मक्का, जो बेसिकली यहाँ पे एक इन्वायरमेंटलिस्ट एक्टिविस्ट हैं कर्नाटक के पर्सपेक्टिव से। उनको भी यहाँ पे दिखाया गया था 2022 का जो कर्नाटक का जो टैब्लो है जो वहाँ पे झांकी है उसके अंदर में। राजस्थान के एक मिनिस्टर के द्वारा स्टेटमेंट दिया गया कि जो कपल्स हैं उनको मोर चिल्ड्रंस है वो यहाँ पे इंक्रीज करने चाहिए, तो उसके बारे में। तो आप देखिए कि स्टूडेंट्स अभी रिसेंटली हम सोशियो इकोनॉमिक कास्ट सेंसस के बारे में हम रीड करते हैं, तो कास्ट सेंसस के बारे में एक कंसर्न है उसको रेज किया जाता है। अगर आने वाले समय में किसी कास्ट के अंदर एजुकेशन नहीं है प्रॉपर वे में एजुकेशन नहीं है कंप्लीटली जो क्वालिटी एजुकेशन स्टूडेंट्स, और सेकंड आप देखिएगा अगर उनके नंबर्स कम हैं तो हो सकता है कि उनके द्वारा आने वाले समय में अपना जो नंबर है उसको इंक्रीज करने के रिगार्डिंग में वुमेन को एज ए बेसिकली ऑब्जेक्ट के रूप में यूज किया जाए। इस तरीके के जो स्टेटमेंट जब आप देखिए कि मिनिस्टर्स के थ्रू आपको देखने के लिए मिलते हैं, अनसाइंटिफिक स्टेटमेंट्स कि अपना जो नंबर्स हैं उनको इंक्रीज करना है, चिल्ड्रंस को मोर नंबर्स में ग्रो करना है, तो उसी के रिगार्डिंग में ऐसा एक कंसर्न है कास्ट सेंसस के रिगार्डिंग में भी जो एक्सपर्ट लोग हैं उनके द्वारा रेज किए जाते हैं। नेक्स्ट, एक्सेसिबल इंडिया कैंपेन के अंदर जो डिसेबल पर्सन हैं उनको काफ़ी कुछ चीज़ें हैं जो अनएक्सेसिबल हैं उसके बारे में बताया गया है स्पेशल कोर्ट्स के अंदर में। यहाँ पे कहा गया कि हमारे यहाँ पे जो व्हील चेयर हैं ओनली 25% ऐसे कोर्ट्स हैं जिनके अंदर में अवेलेबल हैं। अनमैन्ड जो यहाँ पे आर्म्ड अनमैन्ड एरियल व्हीकल हैं उनको बेसिकली यहाँ पे नॉन स्टेट एक्टर्स को जो अलाउ किया गया उसके रिगार्डिंग में कंसर्न्स रेज किए गए हैं। आप देखिए कि रिसेंटली जो बेसिकली अरेबियन सी है उसके अंदर में जो अटैक्स हैं वो इंक्रीज हुए हैं, तो नॉन स्टेट एक्टर्स को अगर यहाँ पे दिया जाएगा और उनको रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं दिया गया तो बेसिकली यहाँ पे जो इंसर्जेंट ग्रुप्स हैं उनके हाथ में ये अनमैन्ड एरियल व्हीकल हैं वो पहुँच सकता है, उसी के बारे में यहाँ पे कंसर्न्स है उनको रेज किया गया। नेक्स्ट आप देखिए कि बुद्धा बॉय से रिलेटेड एक पर्सन है नेपाल के अंदर में, उनके ऊपर काफ़ी सारे ऐसे जो केसेज हैं वो लगे हुए हैं, तो उन्हीं को बेसिकली अरेस्ट किया गया है नेपाल की पुलिस के द्वारा। जर्मनी के पर्सपेक्टिव है, जर्मनी में फार्मर्स के द्वारा ब्लॉकेज किया गया, एग्जाम के पर्पज से इम्पोर्टेंट नहीं है। फ्यूचर बुद्धा कहाँ पे रहेंगे, फ्यूचर जो भगवान बुद्ध हैं वो कहाँ पे पैदा होंगे, उनके बारे में आप कमेंट सेक्शन के अंदर बताना। 2018 का जो प्रीलिम्स का पेपर था उसके अंदर एक क्वेश्चन पूछा गया था, क्या लद्दाख के अंदर उनका जो जन्म है वो देखने के लिए मिलेगा, उसके बारे में आपको रीड करना है। सऊदी अरेबिया के द्वारा जो अपना मिनरल रिसोर्सेज है उसको डबल किया गया है, उसके बारे में मेंशन किया गया है। ग्रीस के नए पीएम के द्वारा स्टेटमेंट दिया गया है लीगलाइज करने के पर्सपेक्टिव से जो सेम सेक्स मैरिज है उन्हीं के रिगार्डिंग में। भूटान के नए पीएम है वो पावर के अंदर में आए हैं सेकेंड टाइम, तो आप देखिए कि भूटान के अंदर में रिसेंटली एक मेगा सिटी है उसका भी एक प्रोजेक्ट था, और भूटान किस वजह से जाना जाता है स्टूडेंट्स, हाइड्रो इलेक्ट्रिक का जो प्रोडक्शन है उसी के पर्सपेक्टिव से। यहाँ पे कंटिन्यूस कन्फ्लिक्ट है इजराइल का, हमास का, और इन रीजन्स के अंदर में आप देखिए वेस्ट बैंक के अंदर भी इजराइल के आर्मी के द्वारा 3 लोगों को शूट किया गया है। तो दिस इज ऑल द इंफॉर्मेशन रिलेटेड टू टूडेज न्यूज़पेपर। आप इसको रीड कीजिए, रिवाइज कीजिए, जो भी इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन आपको मिले तो उसको जरूर से नोट डाउन करना। थैंक यू स्टूडेंट्स, थैंक यू वेरी मच।